अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम बाजवा हूँ इमिग्रेशन कारपोरेट से और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन में वीज़ा वेट टाइम क्या होते हैं, किन केसेस पे वीज़ा वेट टाइम अप्लाई होता है, किन पे नहीं होता, वीज़ा वेट टाइम के दौरान हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे केस में कितना टाइम बाकी बचा है कि हम अपनी इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन को फाइल कर सकें। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूएस फैमिली इमिग्रेशन में पहला स्टेप इमिग्रेशन पेटिशन का फाइल करना है। इस पहले स्टेप के बाद एक दूसरा बड़ा स्टेप इमिग्रेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है, जिसके लिए हमें नेशनल वीज़ा सेंटर एक वेलकम लेटर भेजता है और उसके ऊपर दी गई लॉगिन डिटेल के ज़रिए हम लॉगिन करके अपनी इमिग्रेंट वीज़ा फ़ी भी जमा करवाते हैं, एप्लीकेशंस भी करते हैं, उसके अलावा एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी जमा कराते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ये हम अपनी इसके बाद वाली वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे भी। अब इन दो प्रोसेस के दरमियान में इमिग्रेशन पेटिशन की अप्रूवल और इमिग्रेंट वीज़ा फाइल करने के दरमियान में जो टाइम होता है इसको हम वीज़ा वेट टाइम बोलते हैं। वीज़ा वेट टाइम का इतलाक कुछ केसेस के ऊपर नहीं होता, जैसे यूएस सिटीज़न अगर अपनी बीवी या शौहर, उसके अलावा अपने बेटे या बेटी जो 21 साल से छोटा भी हो, अनमैरिड भी हो, उनके ऊपर इस वीज़ा वेट टाइम का इतलाक नहीं होता। इसके अलावा अगर यूएस सिटीज़न अपने पेरेंट्स को यूएस इमिग्रेशन के लिए बुलाए और यूएस सिटीज़न की अपनी एज 21 साल से ज़्यादा हो तो उस सूरत में वीज़ा वेट टाइम का इतलाक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जिसमें न्यूमेरिकल लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ केसेस जिसमें वीज़ा इशू करना है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। जितने लोग अप्लाई करेंगे वो सारे लोग इमीडिएटली ट्रीट किए जाएंगे और फ़ौरन वो यूएस जा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जैसे ही हमारी पेटिशन अप्रूव होती है, USCIS हमारे केस को नेशनल वीज़ा सेंटर में ट्रांसफ़र कर देता है और नेशनल वीज़ा सेंटर फ़ौरन हमें लॉगिन डिटेल दे देता है और कहता है कि आप अपना इमिग्रेंट वीज़ा फाइल करें और प्रोसेस में आगे चले जाएं। ये प्रोसेस चूँकि इसमें वीज़ा वेट टाइम नहीं है, इसलिए सबसे जो क्विकेस्ट प्रोसेस है वो यही होता है। अब हम बात करेंगे उन केसेस की जिसमें वीज़ा वेट टाइम का इतलाक होता है और वो 5 बड़ी कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है F1, ये यूएस सिटीज़न के अनमैरिड बच्चे जो 21 साल या उससे ज़ायद उम्र के हों, ये उनके लिए है। F1 में आमतौर पे 7 से लेके 12 साल तक का टाइम लगता है और अगर हम वीज़ा बुलेटिन एक ऐसा न्यूज़ फोरम जो हमें ये समझाता है कि आज कौन से साल में पेटिशन जो अप्रूव हुई थी उनके ऊपर काम हो रहा है। अगर हम वीज़ा बुलेटिन को देखें तो वो F1 कैटेगरी में आज हमें बता रहा है कि जो पेटिशंस 2017 में अप्रूव हुई थी उसके ऊपर आज प्रोसेस हो रहा है। तो ये जेनेरिक एक हम आपको बता रहे हैं टाइम कि 7 से लेके 12 साल तक का टाइम इस पर लग सकता है। अब जो दूसरी क्लास है वीज़ा वेट टाइम में वो है F2A। ये परमानेंट रेजिडेंट के, जिसको हम ग्रीन कार्ड होल्डर भी बोलते हैं, उसके स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ या उसके अनमैरिड बच्चे जो 21 साल से छोटे होते हैं, ये उनके लिए होता है। इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आमतौर पे 2 साल तक का कहा जाता है, लेकिन अगर हम देखें कि अभी ताज़ा जो टाइम लग रहा है, जो वीज़ा बुलेटिन हमें दिखा रहा है, वो 2024 में अप्रूव होने वाली पेटिशन को दिखा रहा है कि उसमें भी वीज़ा नंबर अवेलेबल हैं और ये लोग इमीडिएटली जा सकते हैं। 2024 के अंदर अप्रूव हुई है पेटिशन और 2024 के अंदर ही वो अपनी इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब जो तीसरी क्लास है वो है F2B। ये परमानेंट रेजिडेंट के वो बच्चे हैं जो अनमैरिड हैं लेकिन 21 साल से बड़े हैं। इसमें जो नॉर्मली प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 5 से लेके 8 साल तक का होता है। अभी अगर हम देखें कि 2017 में जो पेटिशंस अप्रूव हुई थी, वीज़ा बुलेटिन हमें दिखा रहा है कि उसमें वेलकम लेटर इशू हो चुके हैं और ये लोग अपने इमिग्रेंट वीज़ा के लेने के प्रोसेस में चले गए हैं। अगर हम
इसके बाद चौथी बड़ी कैटेगरी की बात करें तो ये यूएस सिटीज़न के मैरिड बच्चे हैं। ये मैरिड बच्चे, इनको जो प्रोसेस लगता है वीज़ा इंतज़ार करने में जो टाइम लगता है वो टाइम 12 से लेके 20 साल तक का होता है। अगर हम देखें कि वीज़ा बुलेटिन हमें क्या दिखा रहा है तो वो 2011 वाले केसेस हमें दिखा रहा है कि वो आज प्रोसेस हो रहे हैं। इसी तरह जो पांचवी बड़ी कैटेगरी है वो F4 की है। ये यूएस सिटीज़न के बहन भाइयों के लिए ये कैटेगरी है। इसमें जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो सबसे ज़्यादा लगता है, वीज़ा वेट टाइम। इसमें 15 से 25 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अगर हम आज देखें कि वीज़ा बुलेटिन जो दिखा रहा है वो 2008 वाले केसेस हमें दिखा रहा है कि उसमें आज हम इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं। तो ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में और वीज़ा क्लास में भी ये चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक अमूमी रेंज बताई है कि इतना टाइम लग सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर एक ये प्रोसेस टाइम इतने लंबे हैं तो इस लंबे प्रोसेस टाइम के दरमियान में हमें क्या करना चाहिए। इस लंबे प्रोसेस टाइम के दरमियान में हमें इस बात के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वीज़ा बुलेटिन हम रेगुलरली देखते रहें और ये चेक करने की कोशिश करते रहें कि हमारी बारी कब आएगी, ठीक है। और हमें केयरफुल रहना चाहिए कि अगर कुछ केसेस में ऐसे होता है कि वेलकम लेटर इशू हो चुका होता है, उसमें ये कहा गया होता है कि आप अपना इमिग्रेंट वीज़ा फाइल करें, तो वो लेटर कुछ लोगों के एड्रेस के चेंज होने की वजह से या कंटेक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल है उसके चेंज होने की वजह से वो ईमेल पर डिलीवर नहीं हो पाता। उन सूरतों में फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमें 1 साल के अंदर इमिग्रेंट वीज़ा फाइल करने की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी ना हो पाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक तो जो यूजुअल टाइम है उसको तो जहन में रखें ही, लेकिन वीज़ा बुलेटिन को देखते रहें और हम कोशिश करें कि अगर हमें लगे कि हमारा वीज़ा बुलेटिन के मुताबिक जो केसेस हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं, तो फिर उस सूरत में हम एनवीसी को फ़ौरन रब्ता करें और उनको हम कहें कि वो हमें इमिग्रेंट वीज़ा फाइल करने के लिए जो लॉगिन डिटेल है वो दें ताकि हम प्रोसेस में आगे बढ़ सकें। दूसरी जो चीज़ है वीज़ा बुलेटिन के ऊपर नज़र रखने के अलावा वो ये है कि अगर हमारे कंटेक्ट डिटेल में इस पूरे जो भी हमारा, बेशक वो हमें 2 साल लगते हैं या हमें 25 साल लगते हैं, अगर हमारे कंटेक्ट डिटेल में हमारे स्पॉन्सर के एड्रेस में हमारे वो ईमेल जो स्पॉन्सर ने पिटीशन को फाइल करते हुए दिया होता है जिसके ऊपर वेलकम लेटर आने के चांसेस होते हैं, अगर इसके अंदर कुछ चीज़ चेंज हो रही है तो वो चेंज हम इमीडिएटली रिपोर्ट करें। कुछ और चेंजेस भी होती हैं जो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन रिपोर्ट करें, जैसे कि अगर एक अनमैरिड बच्चे के लिए पिटीशन की गई है तो अगर वो बच्चा मैरिड हो जाता है तो हमें फ़ौरन रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि हमारी वीज़ा क्लास चेंज हो सके और हमें फिर बड़े लंबे अरसे के बाद इंतज़ार के बाद इस बात का पता ना चले कि हम तो इस प्रोसेस में एलिजिबल ही नहीं रहे थे, तो हमने ऐसा इतना लंबा टाइम वैसे ही वेट में गुजार दिया। तो अगर पिटीशन के या नई पिटीशन के फाइल करने की ज़रूरत थी या उसमें इन्फॉर्म करके अपने पिटीशन के स्टेटस को चेंज करने की ज़रूरत थी, तो ये चीज़ें हम पहले कर चुके हों। अब एक और काम हम वीज़ा वेट टाइम के अंदर कर सकते हैं कि हमें अगर ये लगे कि हमारा जो इमिग्रेंट वीज़ा है वो प्रोसेस होने के बड़े नज़दीक है, तो उस सूरत में हम अपने वो डॉक्यूमेंट जो इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन के करने, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट के करने में हमें हेल्प कर सकते हैं, हम वो चीज़ें इकट्ठी करके अपने पास रख सकते हैं ताकि जैसे ही हमें वेलकम लेटर आए तो हम जो बाद के प्रोसेस हैं उसको जल्दी कर लें। अब मैं आपको इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको इमिग्रेंट वीज़ा के जो प्रोसेस है उसके मुतालिक बताऊंगा कि अगर आपको वेलकम लेटर आ गया है तो फिर आपने आगे का प्रोसेस कैसे करना है। हम ये सारे प्रोसेस जो स्टेप 1 पे हमने इसी वीडियो से मुतालिक जो पहली वीडियो हमने अपलोड की थी इस टॉपिक से मुतालिक, उसमें हमने आपको बताया था पिटीशन कैसे फ़ाइल करते हैं। दूसरे स्टेप के ऊपर हमने आपको ये वीज़ा वेट टाइम से मुतालिक थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे इमिग्रेंट वीज़ा और एफिडेविट सपोर्ट वो क्या होता है और उसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल करना होता है। और चौथी वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम जो होएगी वो आपको बताएंगे कि जब आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं तो आप इंटरव्यू में किन चीज़ों का ख्याल करेंगे, अपने साथ कौन किस टाइप की चीज़ें वो मांगते हैं और आपने लेके जानी होती हैं। तो आप इसी टॉपिक के ऊपर आने वाली हमारी बाद वाली वीडियो भी देखिएगा।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी स्टेप पे हैं और आपको कोई सर्विस चाहिए, आप इससे मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने लिए टाइम ले सकते हैं, ताकि हम आपको इससे मुताल्लिक जो बेहतर आगाही है आपके केस से मुताल्लिक वो आपको दे सकें, या आपके लिए कोई काम है करने वाला है तो हम कर सकें आपके लिए। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।